सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों को उतने प्रॉपर वे में समझा पाऊँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू को करने से पहले मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले तो आप लोगों को 23 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चंस है जो आप ये अटेम्प्ट करने वाले हो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने पड़ते हैं, बिकॉज इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप लोगों का डायरेक्टली 1 नंबर डिडक्ट होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर करते हो तो उसमें आप लोगों की +4 की मार्किंग होती है। ठीक है, अब हम लोग हमारे पीवाईक्यू पे चलते हैं। पीवाईक्यू में सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है पैसेज। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, आपको इन तीनों क्वेश्चन में आप लोगों को मिलता है पैसेज देखने को। इस पैसेज में आप लोगों का सेम पैसेज होता है, बाकी इसके क्वेश्चंस अलग होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये पैसेज रीड करके तो नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को रीड करके इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। आप लोग इस पैसेज को खुद रीड कर लेना, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वैल्यूज आर टू बी कल्टिवेटेड इन द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड E। ठीक है, अब सेकंड जो आप लोगों का पैसेज है उसमें लिखा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ग्लोबल नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोटिवेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें अगेन पैसेज है जिसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब इसमें से क्या सही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। सो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, और जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये हमको एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें देखने को मिलती है ये वो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इक्वलिटी इन एजुकेशन मीन्स टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एक्सेस ओनली। सो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है द पैसेज स्टेट्स दैट इक्वलिटी इन एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली इक्वल एक्सेस बट ऑल्सो इक्वल कंडीशंस ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसने क्या बताया था ऑप्शन नंबर 4 में कि हमें सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट इसमें हमें ये भी बताया है बट ऑल्सो इक्वल कंडीशंस ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये पैसेज में गिवन होगा। आप लोग अच्छे से क्लियरली मतलब अच्छे से पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा जब आप अच्छे से एक एक लाइन पैसेज की देखोगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों को मैचअप गिवन है। लिस्ट 1 में स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग गिवन है और लिस्ट 2 में आप लोगों को नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस गिवन है। जैसे कि आप लोगों को सोशल साइंस किस वे में या किस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था, ये आप लोगों को लिस्ट 2 में गिवन है, और ये स्टेजेस में आप लोगों को बताना है कि इन स्टेजेस में सोशल साइंस इस वे में या इस सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, सो आप लोगों का फर्स्ट एक क्लास 3rd से लेके 5th तक, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता था द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका एक्सप्लेनेशन है एट द प्राइमरी लेवल सोशल साइंस इज टॉट इन अ इंटीग्रेटेड मैनर अंडर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज वेयर स्टूडेंट्स लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग्स, नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस। स्टिल मुझे याद है कि मैंने ईवीएस पढ़ा था, और ईवीएस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता था, बिकॉज मैं ईवीएस में मैं चीज़ों को रिलेट कर पाती थी और मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता था। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि हाँ आप लोगों ने भी कभी ईवीएस पढ़ा होगा। ठीक है, सब हमारा आता है बी, जिसमें है क्लास 6th से लेके 8th तक, जिसमें आप लोगों को सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। जैसे कि एट द मिडिल स्कूल लेवल सोशल साइंस इज इंट्रोड्यूस एज ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट कवरिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स टू प्रोवाइड ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। अब 6th से लेके 8th तक आप लोगों की एक बुक होती थी, बट उसमें अलग अलग पार्टीशन होता था, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का। मुझे याद है कि मेरे 6th या 7th स्टैंडर्ड तक तो मुझे एक ही टीचर था जो कि मुझे सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ाते थे। बट 8th स्टैंडर्ड में अलग अलग टीचर्स हम लोगों को अलॉट किए गए थे कि हिस्ट्री वाले टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी ये। सो ये सारी चीज़ें शायद आप लोगों को भी अभी तक याद होगी। अब क्लास 9th और 10th में क्या देखने को मिलता है, सोशल साइंस एज ए चॉइस बेस्ड ऑप्शन के रूप में आप लोगों को पढ़ाया जाता था। अभी तक 6th से लेके 8th तक आप लोगों की एक ही बुक होती थी, बट 9th से लेके 10th तक हिस्ट्री की आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी बुक, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग और इकोनॉमिक्स की अलग। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप लोग फोकस कर सकते थे एज अ मेजर सब्जेक्ट लेकर। ठीक है, अब क्योंकि हर डिफाइंड टेक्स्ट बुक आ गई थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक अलग अलग टेक्स्ट बुक आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी, जिस अलग अलग टॉपिक बहुत ब्रॉडली उन लोगों ने एक्सप्लेन किया था आपको। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आप लोग हो गए क्लास 11th से लेके 12th तक। अब ये तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों में से बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी ही 12th के एग्जाम दिए हैं और या अभी ही 12th में थे,
हाँ, आप लोगों में से ड्रॉपर्स भी है, बट ड्रॉपर्स को भी कहीं ना कुछ याद होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है आप लोगों का। एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल सोशल साइंस ब्रांचेस इनटू स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज देयर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। ओके, सो फाइनल आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा रामानुजन्स नंबर क्या है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। सो रामानुजन जी अपने स्कूलिंग के टाइम पर अधिकतर वैसे तो बीमार होते थे, बट एक दिन ऑल ऑफ सडन वो बीमार हुए और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जो उनके गाइड थे, जो उनके टीचर थे जिनका नाम था GH हार्डी, वो उन्हें हॉस्पिटल देखने गए एक टैक्सी से। तो उन्होंने जाकर उन्हें कहा कि मैं आज एक बहुत ही अजीब नंबर की टैक्सी में आया हूँ जिसका नंबर था 1729। तो रामानुजन जी ने तुरंत रिप्लाई किया और एक स्टेटमेंट दिया जो कि ये था, नो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है बिकॉज दो अलग अलग सबसे छोटी संख्याओं का जो क्यूब है उसके सम के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दो अलग अलग जो क्यूब थे नंबरों के, जो पेयरिंग थी, वो पहली थी 1 का क्यूब और 12 का क्यूब। ठीक है, और जो दूसरा था वो था 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, जिसका जो सम होता है वो होता है 1729। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द मूवी जय भीम डज हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ विच ट्राइब। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा द इरुला ट्राइब। इसका एक्सप्लेनेशन है, जो आप लोगों का जय भीम मूवी है वो 2021 में रिलीज हुआ था और ये की तमिल फिल्म है। ये रियल स्टोरी पे आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन रीड करके बताती हूँ। द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल केस फॉट बाय द जस्टिस के चंद्रू फॉर द इरुला कम्युनिटी हु फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड कस्टोडियल वायलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अगेन आप लोगों को मैचअप देखने को मिलती है। मैचअप आप लोगों की बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, हर सब्जेक्ट में मैचअप आप लोगों की कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 बार आप लोगों से मैचअप के रूप में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मैचअप की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, सो लिस्ट 1 फर्स्ट है आप लोगों का ऑटोबायोग्राफी। अब बच्चों को पता होगा कि दीदी किसी की लाइफ की स्टोरी लिखना हमसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, बट ये किसी की लाइफ की स्टोरी कौन लिखता है, वो पर्सन खुद या फिर कोई दूसरा पर्सन लिखता है। सो ऑटोबायोग्राफी मतलब कि किसी पर्सन की लाइफ की स्टोरी उसी पर्सन के थ्रू लिखी गई हो। ठीक है, अब उसका अपोजिट काइंड में होता है बायोग्राफी में होता है। अगर किसी पर्सन की लाइफ की स्टोरी कोई दूसरा पर्सन लिख रहा है तो हम उसे बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अब सी है आप लोगों का जर्नल। अब इसमें है करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अ न्यूज़पेपर और ए मैगजीन स्पेशली वन इन विच ऑल द आर्टिकल्स आर अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशन। ठीक है, ट्रैवल लॉग से तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब दूसरे साइड पे अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। सो पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचकोश विकास ऑफ ए चाइल्ड डिनोट्स द डेवलपमेंट इन 5 लेयर्स, अरेंज दिस इन ए करंट सीक्वेंस। अब ये जो पंचकोश विकास है ये आप लोग जब ITEP प्रोग्राम में एडमिशन ले लोगे तब आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा, जिसके मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था मेरे वीडियोस में कि जो आप ITP प्रोग्राम में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप लोगों को डिटेल में ITEP प्रोग्राम में जब एडमिशन लोगे तब कवर करनी है। ठीक है, उसमें से आप लोगों का पंचकोश विकास भी है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपको मैं इसका करंट सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का पंचकोश विकास का जो सीक्वेंस होता है वो होगा A, D, E, D and C। ठीक है, सो आप लोगों का जो अन्नमाया कोश है उसका मतलब होता है द फिजिकल बॉडी, फूड शीट। ठीक है, अब जो आप लोगों का सेकंड वाला है विजनमाया कोशा, उसका आता है द इंटेलेक्चुअल शीट, नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। अब आप लोगों का थर्ड है प्रणामाया कोश, जिसका आता है द लाइफ एनर्जी शीट, ब्रेथ एंड वाइटलिटी। मनोमाया कोश, द मेंटल शीट, माइंड एंड इमोशंस। आनंदमाया कोश, द ब्लीस शीट, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड अल्टीमेट रियलाइजेशन। ओके, सो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इनको आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, अन्नमाया कोश को द फिजिकल बॉडी, विजया कोश द इंटेलेक्चुअल शीट, प्रणमाया कोश
द लाइफ एनर्जी, मनोमाया कोश, द मेंटल शीत, द आनंदमाया कोश, द ब्लीस शीत. Question: A child at an age of 2 to 4 years would say that there are more objects in the second line than the first line by seeing the figure below. What would be the reason? अगर कोई बच्चा है 2 से लेकर 4 साल के बीच में या फिर उसी एज में है तो क्या वो बोल सकता है कि जो सेकंड लाइन में ऑब्जेक्ट्स गिवन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट लाइन में गिवन है? उसके पीछे क्या रीज़न है? सो आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में. अगर नहीं पता है तो आप लोग आईटी प्रोग्राम में तो आ ही रहे हो. आप लोगों को इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि आप लाइफ टाइम उस चीज़ को नहीं भूल पाओगे. हमें पता नहीं शायद फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक होगा प्रॉपर जीन प्याजे की जो थ्योरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो पढ़ने को मिली थी. बट बाकी के जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सभी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी बार हमसे रिलेट कर गया हमारे सब्जेक्ट से, हमारे टॉपिक से, कि हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है उसके हर आंसर में हम कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एज अ सब टॉपिक या एज अ पॉइंट के रूप में हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं. सो ये चीज़ आप लोग भी सीख जाओगे जब आप लोग आईटी प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे. सो वेलकम. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो हमारे जीन पियाजेट जी ने दी थी, जिसमें वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं 2 से लेकर 7 साल तक, जिसमें होता है लैक ऑफ कन्वर्सेशन. इसके कारण बच्चे चीज़ों को, क्वांटिटी को देखकर अज्यूम करते हैं, जज करते हैं. ठीक है, देखकर उस चीज़ को जज करते हैं रैदर देन द एक्चुअल नंबर, जिसके कारण वो बोल सकते हैं कि जो सेकेंड लाइन के ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्पेस्ड आउट हुए, जिसके कारण वो कहेंगे कि हाँ भाई ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, समझनी थी. सो आप लोगों ने समझ ली होगी अच्छे से, तो आप लोगों को इसका आंसर इजीली दे पाओगे. ठीक. The ability of a person to critically observe, describe, explain and predict natural phenomena is called. So the correct answer is scientific attitude. Why? Because a scientific attitude involves curiosity, rationality, open-mindedness in understanding and explaining natural phenomena. अब बच्चे बोलेंगे कि दीदी साइंटिफिक टेम्पर भी तो हो सकता है, बट साइंटिफिक टेम्पर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक एटीट्यूड. वाई? बिकॉज साइंटिफिक टेम्पर रेफर्स टू एन अप्रोच और माइंड सेट टूवर्ड साइंटिफिक रीजनिंग इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है. हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट आप लोग जब ध्यान से दोनों टर्म को समझोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप लोगों का होगा साइंटिफिक एटीट्यूड. In 2024, which of the following Indian book has been included in the UNESCO Memory Book of the World? So the correct answer is अभिज्ञान शकुंतला. Why? Because जो अभिज्ञान शकुंतला था एक संस्कृत प्ले था कालिदास के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, और जो कि रजिस्टर हुआ था 2024 में. ठीक है, सो ये भी हो गया आप लोगों का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. In the school education, disciplines like philosophy, psychology, sociology and anthropology are introduced during which school stage? So primary stage, middle stage या secondary या senior secondary stage? So the correct answer is senior secondary stage, because NEP 2020 सजेस्ट करता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है आप लोगों के फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ही, जिसमें आपकी क्लास 11th और 12th आती है. क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा डीपर क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज हो सकता है इजीली, इस रीजन से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल सोशल साइंस ड्रॉज इट्स कंटेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द व्हाट? सो गाइस, हमने पहले बहुत सारे सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हमने देखा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल साइंस के अंदर आती है. सो क्या आप लोगों को इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें दिख रही है आपके ऑप्शन में? तो हाँ, हमें दिख रही है. हमें हमारा ज्योग्राफी दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है. सो हाँ, सो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C, बिकॉज जो सोशल साइंस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड करता है अपने सिलेबस में, अपने मतलब उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है सोशल साइंस के अंदर. हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस में लॉज और गवर्नमेंट से रिलेटेड आते हैं. जो आप लोगों का कॉमर्स और मैथमेटिक्स है वो तो एकदम सेपरेट ही सब्जेक्ट्स हो जाता है, तो वो तो आप लोगों के सोशल साइंस में आता ही नहीं है. आजकल तो 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट्स को भी पता है कि भाई जो 10th के बाद वो जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनमें क्या डिफरेंट होता है, कि कौन सा सब्जेक्ट किस फील्ड में जाता है. आजकल सभी बच्चों को इस एज में पता है. इवन जब मैं थी तब तक मुझे तो तब तक क्लियर नहीं था, तब तक मैं खुद 10th पास नहीं करी, तब तक मेरी काउंसलिंग नहीं हुई थी आगे के सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए.
खैर उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हौच पौच था। जब तक मैं खुद उस सिचुएशन में नहीं गई, तब तक मेरी काउंसलिंग नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आया, तब तक मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई थी। बट आजकल देखोगे आप लोग तो बच्चों तक को पता है कि उनको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, किस वे में डिफरेंट होता है, और कौन से सब्जेक्ट उनको कौन से फील्ड तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, इन आप लोगों को मैचअप देखने को मिलती है। एक साइड लिस्ट 1 में आप लोगों को ऑटोबायोग्राफी गिवन है और लिस्ट 2 में आप लोगों को ऑथर के बारे में गिवन है। ऑटोबायोग्राफी में जो फर्स्ट है वो है आप लोगों का प्लेइंग एट माय वे, जो कि आप लोगों को सचिन तेंदुलकर ने दिया था, जिसमें आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी किसके ऊपर थी, क्रिकेट के बेस पे थी। ठीक है, और सेकंड आप लोगों का विंग्स ऑन फायर, जो कि आप लोगों को दी थी एपीजे अब्दुल कलाम में, जिसमें उन्होंने उनकी लाइफ करियर एज ए साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने बताई थी। फिर ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, जो कि दी थी वसंत मून ने, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था दलित लाइफ को इंडिया में, तो उन्होंने उसके बेसिस पे ये दी थी। और फिर नेक्स्ट है जूथन दलित लाइफ, किसने दी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दी थी, जिसमें उन्होंने एक पावरफुल नैरेटिव दिया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एटीट्यूड इन द इफेक्टिव टीचिंग। अब इसमें से कौन सी जो एटीट्यूड है वो इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आता है, हमें वो बताना है। इसका ध्यान रखना, अगर आपको कोई सा करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि आपको क्या पता है। ठीक है, वो ढूंढिएगा। फॉर एग्जांपल प्ले वे मेथड क्या होता है, प्ले वे मेथड हम क्या होता है, एक ये इंगेजिंग लर्निंग होती है जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच की लर्निंग होती है। दूसरा होता है एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी, ये इंक्लूसिविटी इंक्लूड करती है अपनी मेथड में, लर्निंग मेथड में इंक्लूसिविटी इंक्लूड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हर टीचिंग मेथड के लिए। फिर आता है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी होगी तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, इफेक्टिव लर्निंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एटीट्यूड हमारी इफेक्टिव टीचिंग में होगा। अब क्या, तो जो फोर्थ है वो जिसमें आपका लिखा है पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये आप लोगों का गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पासिंग की जगह हम इम्पोजिंग बोलेंगे कि हम इम्पोज कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल पे, किसी बच्चे पे अर्ली स्टेज में, तो ये बहुत गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा लर्निंग सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, इम्पोज नहीं होना चाहिए। सो जो इफेक्टिव लर्निंग में जो एटीट्यूड गलत है वो यही आएगा आप लोगों का, पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, पासिंग की जगह हम कह सकते हैं इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज मुझे इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होगा और इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होगा। ठीक है, तो हम किसी भी बच्चे को फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, क्योंकि फिर उसमें अर्ली स्टेज में वो अपनी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन के लिमिट में ही रह जाएगा और वो अपनी सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग को एनकरेज नहीं कर पाएगा और वो जहाँ होगा वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम फेस बाय सम स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लिटरेचर। अब जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ते टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर है, जो कि हाँ भाई हमें इसमें तो दिक्कत होती है, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड वोकेबलरी, हाँ अगर हमें वर्ड्स का ही नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें पढ़ते टाइम मिस्टेक होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर इसके बाद है थर्ड ऑप्शन कॉन्टेक्सचुअलाइज लिटरेचर, जिसमें अगर हमें ऐसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो हिस्टोरिकल और कल्चरल होते हैं और जिसका नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण हमें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। फोर्थ है हाई प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो कि एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक गोल है लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है, सो नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, next question, the dash tree under which the Buddha attained enlightenment is said to symbolize the whole universe। तो वो अश्वत्था is your tree, और ये जो ट्री है ये विजडम को रिप्रेजेंट करता है और ये यूनिवर्स से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और जो अदर ऑप्शन आप लोगों को गिवन है जैसे कि कदम्बा, जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा से, परिजता ये एक सेलेस्ट्रियल ट्री है हिंदू मैथोलॉजी का, फिर महाभारता ये ऐसा कोई सर्च ट्री नहीं है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले आई थी आप लोगों की अजंता पेंटिंग, ये एक एंशियंट केव पेंटिंग है महाराष्ट्र में। फिर आई थी आपकी कंगरा पेंटिंग जो कि डेवलप हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसे पहाड़ी स्टाइल भी कहा जाता है। घरवाल पेंटिंग जो कि उत्तराखंड में ओरिजिनेट हुई थी बट ये इन्फ्लुएंस हुई थी कंगरा आर्ट से। ठीक है, फिर लास्ट है आप लोगों की बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, मतलब बंगाल की पेंटिंग आप लोगों की बंगाल पेंटिंग। सो जो आपका सीक्वेंस होता है वो ज़्यादा है अजंता, कंगरा, घरवाल और बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, DABC।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द फिल्म डैश डिपाइट्स द स्ट्रगल एंड फाइट ऑफ HIV पॉजिटिव वुमेन टू गेन रिस्पेक्ट एट हर वर्क प्लेस। सो द करेक्ट आंसर इज फिर मिलेंगे। ये फिर मिलेंगे एक मूवी थी जो 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक वुमेन HIV पॉजिटिव होती है बट वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है अपनी वर्क प्लेस पे, और वो उसी के लिए, अपनी जस्टिस के लिए फिर लड़ती भी है। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? सो द करेक्ट आंसर इज प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राफ्ट एक्टिविटी? सो आपकी जो क्राफ्ट एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व करती है हैंड्स ऑन वर्क यूजिंग मटेरियल्स लाइक फैब्रिक, क्ले और पेपर, बट जो आप लोगों की पेंटिंग है वो जनरली फाइन आर्ट के अंदर इंक्लूड होती है रादर देन ए क्राफ्ट। सो जो पेंटिंग आएगा वो आप लोगों का क्राफ्ट नहीं है, तो आप लोग पेंटिंग को आपका एज अ करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अमंग चिल्ड्रन? अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आप उसको रीड कर लेना। बस मैं आप लोग को करेक्ट ऑप्शन और उसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। सो रामू एंड रवि ऑफ क्लास 6 आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विथ मटेरियल apparatus. Why? Because hands-on experience refers to learning by doing rather than discussing or observing. So जो hands-on experience होता है वो रेफर किसको करता है? लर्निंग, कुछ करते वक्त। हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ चीज़ों को करते हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम और अच्छे से समझ रहे हैं, हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से आ रही है। अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो लिखते लिखते भी हम उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एक्टिवली इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 23। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ रीजनिंग बेस्ड ऑन व्हाट? सो द करेक्ट आंसर इज फैक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमने हमारे सारे PYQ को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सारे PYQ सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको मेरी स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर लग रहा है कोई सा आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितनी चीज़ें निकाली है सर्च कर करके, उसके अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें सही है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसी आगे की न्यू अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को पेड नोट्स चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स विद क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के PYQ, माइंड मैप्स, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें आपके NCT एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो itp.gmail.com। हाँ, ये पेड नोट्स है बट बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में है, कोई भी बच्चा इसे खरीद सकता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, PYQ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए माइंड मैप, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मिल रही है इतने कम प्राइस में, तो फिर क्या गलत है? क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट है, आपका जो भी कॉम्बिनेशन होता है, सारे कॉम्बिनेशन का जितना भी मटेरियल होता है हम आपको सब कुछ ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई बच्चा हमें आकर ईमेल में बोलता है कि दीदी थोड़ा सा ज़्यादा आप कम कर लो, तो हम खुद सोचते हैं कि ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट का मटेरियल हम इतने कम प्राइस में आप लोगों को दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ ज़्यादा अमाउंट आप लोगों से चार्ज किया जा रहा है। बट आप लोग ईमेल करोगे तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली मिल जाएगी। ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप के थ्रू बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, और सच बताऊँ तो मैंने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मेरे साथ इतने सारे बच्चे मेरे मेंबरशिप के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे, बट हो गए हैं। शायद मे भी उन्हें मेरे नोट्स हेल्पफुल लगे, और जो भी फीडबैक है मैंने उनसे लिया है बच्चों से, कि बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ कि टाइम के साथ साथ मुझ में और मेरे नोट्स में इंप्रूवमेंट आते जाए, ताकि और अच्छे वो आपके लोगों के लिए बने, और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे टाइम के साथ मैं उन्हें इम्प्रूव कर सकूँ। सो मैंने जो फीडबैक उनसे लिया था वो मैंने मेरे कम्युनिटी सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। अगर आप लोगों को उन चीज़ों का फीडबैक जानना है तो आप मेरे दोनों जगहों पे विजिट कर सकते हो, कम्युनिटी सेक्शन और टेलीग्राम पे। इवन टेलीग्राम पे तो मैंने कुछ डेमो के लिए कुछ नोट्स भी शेयर करे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली नोट्स है कैसे। सो आपको अगर लेना हो तो पहले उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, देन मुझे ईमेल कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है, प्राइस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद सुनोगे तब आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज 7 सब्जेक्ट का मटेरियल इतना सारा आप लोगों को इतने कम रेट में मिल रहा है, देन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। सो ग्रैब इट फास्ट और ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।